मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि यूट्यूब पे कुछ तो भी शेयर करूं जिससे जो नए होम पेज है उसको फ़ायदा हो जाए एंड पुराने होम पेज को भी वो चीज़ का फ़ायदा हो जाए। आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स और मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर करूंगा जो मैं क्लिनिक में यूज़ करता हूँ। तो मैंने बहुत सोच रहा हूँ 3-4 दिन से कि एक्चुअली इनफैक्ट 15 डेज से कि क्या कौन सी रेमेडी लेना। तो एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो ये एरा में बहुत अच्छे से चल रही है एंड एक रिवोल्यूशनरी फेज जो होता है हर एरा का, तो उसमें ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम में आती है। आई हैड प्रिस्क्राइब दिस रेमेडी इन December 2014। एक केस आया मेरे पास। दैट लेडी एज्ड 43 ईयर्स समथिंग, तो उसको सीवियर बैक पेन एंड वाइट डिस्चार्ज की तकलीफ थी और बहुत से दवाई वो ले चुकी थी। लास्ट उसको 3 ईयर से ये तकलीफ था और बहुत सारी दवाई उसने ली थी। तो उस जो दवाई लेते टाइम उसको हर डॉक्टर के पास एक एक गिफ्ट मिला था। ये दवाई लेने के बाद उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ, फिर उसको एसिडिटी हुआ, फिर उसको बर्निंग आइज हुआ, फिर माउथ अल्सरेशन। ये सब जो मेन कंप्लेंट था वाइट डिस्चार्ज एंड बैक पेन के साथ, ये सब चीज़ें उसको बढ़ रही थी। तो जब वो मेरे पास आई तो उसने बोला कि सर ये ऐसा है, बहुत बुरी तरह से स्मेल आता है, बर्निंग भी होता है और फ्रिक्वेंटली मुझे यूरिन इन्फेक्शन होते रहता है। तो एज पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोडायनामिक्स, वहाँ मैंने उसको एक सवाल पूछा कि आपके हस्बैंड के साथ आपका अच्छा नहीं है क्या, या आपको खुद पे गुस्सा है क्या। ये 2-3 सवाल पूछने के बाद उसने मुझे सामने से जवाब दिया, मुझे मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा है। बोले सर। मैंने पूछा क्यों। जब उसने वो स्टार्ट किया स्टोरी तो उसने बोला ये 5 साल से चल रहा है मेरे साथ। तो मेरा जो बड़ा बेटा है ना, उसके साथ मेरी जमती नहीं है। क्यों नहीं जमती। नहीं, बोले सर वो अच्छा नहीं कर रहा है उसकी लाइफ में। मतलब अच्छा नहीं कर रहा है मतलब वो, मैंने पूछा कि वो क्या करता है। तो वो बीएससी में है, फाइनल ईयर बीएससी, सॉरी उसका फाइनल ईयर बीएससी हो चुका है और 2 साल से घर पे है और कुछ करता नहीं है। मैंने ठीक है ना, अभी तो करेगा ना, टाइम है। आपको अभी उसकी नीड है क्या कि नहीं, उसने अभी करना चाहिए तभी घर में खाना आएगा। आई वॉज जस्ट उसको थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए मैं ये बात कर रहा था। तो उसने मुझे सामने से बोला कि नहीं सर, और एक थोड़ा प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है। तो उसका एक लड़की के साथ अफेयर है, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उससे कि ये ऐसा कुछ करेगा उसकी लाइफ में। तो उस टाइम ऐसा हुआ जब वो बीएससी सेकेंड ईयर में था ना, तब तक बहुत अच्छा था सर वो। मतलब अच्छा, मतलब आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि वो कुकिंग में मुझे हेल्प करता था, घर का साफ सफाई में हेल्प करता था और उसको समझ जाता था। समझो मैं बाहर हूँ कहीं तो वो खुद होके कुछ तो भी जो लगता है फॉर कुकिंग वो सब प्रॉपर बना के रखता था। आने के बाद मुझे उसका इतना हेल्प हो जाता था सर कि वो जैसा वो मेरा एक बेटी होती है ना, उसके जैसा वो करता था। और बीएससी सेकेंड ईयर के बाद वो एकदम चेंज हो गया। मुझे वो तब तक उसके ऊपर डाउट नहीं आया, पर उसके ऊपर चिड़चिड़ बढ़ता रहा। उसको मैं गुस्सा करती रहती, तू पहले जैसा बिहेव नहीं करता, अब ऐसा क्यों करता है, वियर्ड बिहेव करता है, तो ज़्यादा मोबाइल देखते रहता है, ऐसा ऐसा सब चल रहा था। बोले सर। और अचानक से मुझे मालूम हुआ आफ्टर थर्ड ईयर के 6 महीने के बाद कि वो एक लड़की के साथ में प्यार में है। उसने बोल दिया कि एक लड़की के साथ मेरा प्यार है, वो अदर कास्ट की है। और मुझे वहाँ से बहुत तकलीफ चालू हुआ। मैंने पूछा हुआ क्या ना। ठीक है, नहीं वो सर वो अदर कास्ट की है, मतलब उससे क्या होगा, अभी कुछ नहीं, उसने कुछ किया तो नहीं है ना। नहीं बोले सर उसने किया है। बोले बहुत कुछ। बोले क्या किया है। उसने मेरे प्यार का गैर फायदा उठाया। बोले मैं उससे बहुत प्यार करती थी और उसके ऊपर मेरा बहुत ट्रस्ट था, सब चीजें वो मेरी सुनता था। बोला
सब चीज़ें सुनता था तब तक वो अच्छा था, और आज नहीं सुन रहा है, नहीं नहीं बोले ऐसा नहीं है, बोले सर एक्चुअली उसकी जो गलतियाँ रहती थी ड्यूरिंग स्कूल टाइम, तो मैं वो उसको हेल्प करके उसमें से निकालती थी। जैसे कभी कभी उसको मार्क्स कम आते थे तो मैं पापा की जगह मैं सिग्नेचर करके देती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो गलत किया है, वो ऐसा मैं नहीं करती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता था। मैं बोला उसकी वजह से तुम खुद को कोसती हो? हाँ बोले सर कोसती हूँ, मुझे बुरा लगता है। मैं बोला ठीक है, मैं दवाई देता हूँ, हो जाएगा। तब मैंने उसको जब ये रेमेडी देने के बारे में सोचा तो सबसे फर्स्ट वाला जो रूब्रिक था ना ये केस में, एक सटल लेवल पे मुझे जो लग रहा था वो मैंने लिया था। ये जो मदर है ना, ये बच्चे से बहुत प्यार कर रही है, पर कब तक कर रही है? जब तक बच्चा उसका सुन रहा है तब तक। जब बच्चे ने सुनना बंद कर दिया, बच्चे ने उसके मन के जैसा, मतलब उसके मन के जैसा नहीं बोल सकते, उसके एज के हिसाब से बिहेव करना चालू किया, तब उसको उसके ऊपर गुस्सा आना स्टार्ट हुआ। यहां से मेरी सोच स्टार्ट हुई कि नहीं ये चीज एक्चुअली है क्या एग्जैक्टली। तो ये जो रेमेडी है उसका जो सोच है कि जब तक मेरा सुन रहा है ना तब तक अच्छा है, जब नहीं सुन रहा है ना तो अच्छा नहीं है। पर उसी के साथ उसका ये भी एक डिटेलिंग में ऐसा था कि उसने उसकी गलतियां आज तक वो ढक के आई थी। उसको वो भी लगता है कि समझो वहां पे मैं स्ट्रिक्ट होती थी तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता था। तो वहां पे मैंने समझा कि यार ये बहुत ज्यादा प्यार करती है वो बच्चे से, और हम जब किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो हमारा एक हट हो जाता है कि नहीं इसने मेरी सुननी चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ वैसा करना चाहिए। और उसके साथ यही हुआ था वो माँ के साथ। तो मैंने एक सटल लेवल पे सोचा था कि यार ये बहुत ज्यादा प्यार की वजह से बिगड़ा हुआ बेटा है और उससे ये परेशान है। ये मेरा एक पूरा अंडरस्टैंडिंग था केस में। तब मैंने वो फर्स्ट रूब्रिक वो केस में लिया था मटेरियलिस्टिक। एंड द मटेरियलिस्टिक इज अ थिंग कि मैं आपको दे रहा हूं तो तब तक दूंगा जब तक, मतलब मटेरियलिस्टिक इज अ मार्क बाय materialism. But materialism is a thing, a desire for wealth and material possessions with little interest in ethical or spiritual matter. The philosophy theory that matter is only reality. तो मटेरियलिज्म में क्या होता है कि मैं जैसा बोल रहा हूं ऐसे आप करो, मैं जो कर रहा हूं उसी हिसाब से करो, क्योंकि आई एम दैट पर्सन हैविंग पोजेसिंग दैट क्वालिटी एंड दैट वेल्थ। तो उस हिसाब से वो उसको चला रही थी। जब मैंने वो रूब्रिक देखा बाद में, जैसे जैसे पेशेंट बोल रही थी तो उसका ऐसा था, वो जब गलत काम करता था उसको चिल्लाती थी और बाद में उसको फिर से समझाती थी। वो उसको बोलती तू ऐसा नहीं था, तू ऐसा नहीं था, तू ऐसा नहीं था। That is kisses and caresses and pushes them away. एक रूब्रिक मैंने लिया उसमें, caressing husband and child, then pushes them away. ये 2 रूब्रिक डालने के बाद हिरण्यम करके एक रेमेडी है वो बाहर आई। इट वॉज फर्स्ट केस। तो मैंने उसको बहुत जद्दोजहद से वो मंगाया रेमेडी और दिया, एंड विद इन 10 days उसको इतना बेटर फील हुआ, सबसे उसका माउथ अल्सरेशन गया, बाद में डिस्चार्जेस ठीक हुए और उसके बाद उसका बैक पेन गया। जब ये मैंने फर्स्ट टाइम प्रिस्क्राइब किया तो ये ऊपर ही ऊपर था। फिर सेकंड केस आया मेरे पास। सेकंड केस वाज सर्विक्स कैंसर। तो वो केस जैसे आया, उनका हस्बैंड डॉक्टर थे, वो अदर स्टेट से आए थे केस मेरे पास। तो वो केस में ऐसा था स्टोरी कि उसका जो बेटा है उसके बेटे का
उसने शादी फिक्स किया था उसके ब्रदर के बेटी के साथ। एंगेजमेंट हो गया एंड शादी को 10 या 15 डेज बाकी थे कुछ तो भी। तो शादी के कपड़े परचेसिंग के लिए बच्चा बड़ी सिटी में गया कि मैं जाके कपड़े परचेस करके लाता हूँ, और वहां जाके वो बंदा रिटर्न नहीं आया 1.5 ईयर कंप्लीट। वो आया ही नहीं, उसका ना फोन ना आता ना पता कुछ भी नहीं। और जब 1.5 ईयर के बाद उसने इनसे कांटेक्ट किया तो बोले कि मैंने शादी कर लिया था और मैं आपको बोल नहीं पाया, उसकी वजह से ऐसा मैंने किया। तो उसने ये पूरा स्टोरी मुझे बोला कि ऐसा हुआ था सर बोले। तो मैंने उसको वो दैट वाज द फर्स्ट पेशेंट। उसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है ना सर, ऐसा पैदा नहीं होता ना बेटा तो ये दिन मेरे पे नहीं आता। उस दिन मुझे और अच्छे से समझा ये रेमेडी कि ये क्या हुआ, ये रेमेडी ऐसा क्यों बन रहा है, ऐसा क्यों होता है। वो जितना प्यार करता है बच्चों को, इतना ट्रस्ट करता है बच्चों के ऊपर, और वही बच्चे एग्जैक्टली अपोजिट बिहेव करते हैं। जब तक माँ बाप के साथ है तो वो अंडर प्रेशर उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं फॉर दैट लव। और एक पेरेंट है जो प्रेशर में है और एक जो है वो प्यार वाला है। तो वो जो सीन है ना वो दिखता है पूरा केस में कि फादर स्ट्रिक्ट है और मदर क्या करती है, उसको कवर अप करती रहती है। और बाद में क्या होता है, ये बच्चा बिगड़ जाता है। बच्चा बिगड़ गया, फिर फादर पूरा सोशल स्टेटस उसको ब्लेम करता है और ये बीमार हो जाता है। तब मैंने उसको भी सेम रेमेडी 30 पोटेंसी में दिया, वो भी ठीक हो गया। पर उसने एक चीज मुझे सिखाई वो पेशेंट ने, वो जो उसने, मैं अभी कंफर्मेशन के लिए जो सवाल पूछता हूँ हर बार कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसी औलाद नहीं होती तो अच्छा होता, इससे तो अच्छा मेरी कोख सुनी रह जाती। तो वो पेशेंट ने वो डायलॉग मुझे दिया था। और ट्रस्ट में मैंने इतने सारे पेशेंट ठीक किए हैं इसके ऊपर कि बोल नहीं सकता मैं। और इसमें बहुत सारे फैसेट्स हैं कि कौन सी सिचुएशन में, जैसे बच्चे लोग मैरिज कर लेते हैं तो माँ बाप को लगता है कि नहीं अच्छा नहीं है, पर उसका जो अंडरस्टैंडिंग है बिहाइंड दैट वो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जब रहेगा तभी आप वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। समझ गए। तो जैसे माँ ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, या पापा ने, जो पेरेंट है उसने उसको इतना प्यार देना चाहिए कि उसको बाद में वो चीज़ को लेके बुरा लगना चाहिए कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि मेरी वजह से ये बिगड़ा है। क्योंकि ये कंटेक्स्ट वाले सभी रूब्रिक्स जो हैं वो आपको हिरण्यम में दिखते हैं, सभी रूब्रिक्स। मतलब जैसे मैंने अभी बोला, कैरेसिस हस्बैंड एंड चिल्ड्रन एंड पुशेस देम अवे। बाद में एक्यूज, सी इज एक्यूज्ड, उसको एक्यूज किया जाता है कि तेरी वजह से बिगड़ा है, तेरे प्यार की वजह से बिगड़ा है, तेरी वजह से ये भाग गया, ये भाग गई, इसने ये नहीं किया, उसने ये गलत काम किया, कॉज ऑफ यू। डिल्यूजन, ही इज अ क्रिमिनल। डिल्यूजन, ही हैड कमिटेड अ क्राइम। जब आप पूरा से देखेंगे पेशेंट का तो उसमें ये सब चीजें मिलती हैं कि मेरा ही गलती था कि मैंने उससे इतना प्यार किया। डिल्यूजन बीट्रेड में भी डाला है इसको कि मैंने सोचा नहीं था कि ये ऐसा करेगा, और उसको जो गुस्सा उमड़ता है ना उसकी वजह से, क्योंकि इसने धोखा दिया है, ये ऐसा नहीं था और ये एकदम से बदल गया। उसी बच्चे के लिए एक स्टार्ट होता है कि वो बच्चों की सब गलतियां माफ करती है, उसके ऊपर कवर अप करती है। और सेकंड पोजीशन में जब ये एलिमेंट आता है या बच्चे से कुछ गलती हो जाता है तो वही माँ बोलती है कि यार ये मेरी भगवान ये कोख सुनी रखता था और इसको जन्म नहीं देता तो बहुत अच्छा होता था। ये जो उसका जर्नी है ना पूरा हिरण्यम का, ये प्रोसेस को डीपर्सनलाइजेशन करके एक रूब्रिक है। उसमें मैंने जब देखा तो मुझे अच्छा लगा कि यार ये बहुत एप्ट रूब्रिक है उसके लिए। डीपर्सनलाइजेशन जो है उसमें डाला है उसको।
एज इट इज वैसे के वैसे मिलता है। अभी उसमें 26 रेमेडीज आ गए हैं। पर डीपर्सनलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज डीपर्सनलाइजेशन? डीपर्सनलाइजेशन एक ऐसी चीज है कि ये बंदा ये वही है क्या? हमें सवाल पड़ता है कि ये बंदा वही है क्या कि जो उसके इतने लाड़ प्यार करता था, उसके इतने गुणगान गाता था कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बच्चा वैसा है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, इतना होनहार है। भले उसकी गलतियां हो, पर उसको वो कभी कोसती नहीं थी ना। इसके पहले उसको कवर अप करती थी हर चीज में। पर अभी क्या हो गया ना, अभी ये मेरे को नहीं चाहिए, नहीं होता तो वहां तक ये जाता है, गुस्सा जाता है, या फीलिंग वहां तक जाता है कि यार ये नहीं पैदा होता तो अच्छा होता। अ लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, इमोशनल dissociative disorder in which there is a loss of contact with your own personal reality, accompanied by feeling of unreality and strangeness। मतलब वो खुद की जो पर्सनैलिटी होती है उससे वो परे हो जाता है। जो प्यार लाड़ करने वाला होता है वो गुस्से में बदल जाता है, इतना बदल जाता है कि यार ये नहीं चाहिए मुझे, ये मेरा बेटा ही नहीं है, ये मेरी बेटी ही नहीं है। ये बहुत से सारे सिनेरियो में होता है कि एक बच्चे को नीट के प्रिपरेशन के लिए भेज दिया और वहां जाके इसने पढ़ाई छोड़ के सिगरेट पीना चालू कर दिया, उसने अफेयर कर लिया और रिटर्न आने के बाद उसको मार्क्स मिले 70 और तब जाके वो बोल रहे कि मैम सॉरी ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तब जाके ये पेरेंट्स की जो सिचुएशन होती कि यार तूने हमें धोखा दिया है, तूने हमें फंसाया है, ऐसा बेटा ना होता तो अच्छा। तो क्योंकि ये पूरे गांव में ढिंडोरा पीटती कि नहीं मेरा बेटा नीट की प्रिपरेशन के लिए यहाँ भेजा है, जैसे भेजते हैं ना कोटा वगैरह JEE की प्रिपरेशन के लिए। इसमें भी बहुत सारी केसेस ये साल में, पिछले साल में मुझे मिली कि वो प्रिपरेशन कर रहा है वहाँ पे एंड ये लोग उससे आस लगा के बैठे कि नहीं ये बड़ा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। और ये उसकी माँ को मालूम होता है या उसको, उसके पेरेंट्स को, उसके फादर को मालूम होता है कि यार ये इतना कैपेबल नहीं है, पर फिर भी वो बोलता है कि चल कर। और बाद में जब ये चीज सामने आती है ना तो उसको खुद के ऊपर भी गुस्सा आता है, डिस्गस्ट वन सेल्फ ऑफ, उसको गिन आती है खुद की, यार क्या, किसके ऊपर मैंने ये किया, किसके ऊपर मैंने दाव खेला, किससे मैं प्यार कर रहा था। इट इज अगेन डीपर्सनलाइजेशन। जब पूरा प्रोसेस समझेंगे तो दिस इज ऑल्सो डीपर्सनलाइजेशन। और ये होना जरूरी है, तभी जाके आप हिरण्यम प्रिस्क्राइब कर सकते हो, नहीं तो फिर वो काम नहीं करेगा। मतलब ऐसा होता है ना कि कई केसेस में हस्बैंड के सामने पेशेंट बोल देती है लेडी की नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो उसने बहुत गलत किया है, मैं उसका मूवी देखना नहीं चाहती हूँ, ऐसा वैसा। और जब उसका हस्बैंड बाहर जब जाता है तो वो बोलती है कि क्या करूँ सर, ये दोनों का जमता नहीं है और उसमें मेरी वाट लग रही है, पर मेरा बेटा अच्छा है। वहाँ पे गलती से भी हिरण्यम मत दीजिए। आप सिर्फ स्टोरी सुनोगे और उसके ऊपर करोगे तो नहीं होगा। उसमें खुद को वो क्रिमिनल वाली फीलिंग, डिसगस्ट आना चाहिए, वो डीपर्सनलाइजेशन होना चाहिए, उसका वो इंडिग्नेशन, मॉर्टिफिकेशन, ये सब चीजें जब दिखेगी तभी जाके आप हिरण्यम प्रिस्क्राइब करो। अदरवाइज आप फंस सकते हो, क्योंकि उसके भी अलग अलग रेमेडीज हैं। जो मैंने अभी एक फीलिंग शेयर किया ना, उसका एक अलग रेमेडी, उसके आगे का अलग और एक रेमेडी है। तो ये चीजें ध्यान में रखो एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। आपको इसमें कुछ भी क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।